देखिए बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर का हम अध्ययन कर रहे थे। अब हमारा इसमें हम आगे अध्ययन करते हैं। तो कल हमने ये याद किया था कि कार्बन जो है वो सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है। अब ये सहसंयोजी बंध क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए, सहसंयोजी बंध क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के साझे से बना हुआ बंध क्या कहलाता है? हमारा सहसंयोजी बंध कहलाता है। और यह सहसंयोजी बंध किनके मध्य होता है? यह दो समान प्रकृति के परमाणुओं के मध्य होता है। अर्थात ऐसे परमाणु जिन दोनों को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जो अक्रिय गैस के समान अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करना चाहते हैं, उनके मध्य जो बना हुआ बंध होता है वह बंध कहलाता है हमारा सहसंयोजी बंध। इसमें साझे के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह दोनों परमाणुओं पर समान रूप से गिने जाते हैं। देखिए, उदाहरण से हम समझते हैं। सहसंयोजी जो बंध है हमारा मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। पहला है एकल सहसंयोजी बंध। एकल मतलब जब दो भिन्न परमाणु अथवा समान परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो उनके मध्य बनने वाला बंध एकल सहसंयोजी बंध कहलाता है। एवं ऐसे यौगिक को हमारे सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। देखिए, अब इसका हम उदाहरण समझते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हमारा हाइड्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, बाहरी कक्षा के अंदर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो हाइड्रोजन के पास में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है। यह दूसरे अन्य हाइड्रोजन के साथ में इस एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है एवं इसके पास में हीलियम के समान यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात दो इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करता है। तो हाइड्रोजन के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा पाया जाता है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा बना हुआ बंध एकल सहसंयोजी बंध कहलाता है। अब बारी है हमारे द्विसहसंयोजी बंध की। द्विसहसंयोजी बंध इसका उदाहरण है ऑक्सीजन गैस। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 पाया जाता है। बाहरी कक्षा इसकी दूसरी होती है। दूसरी कक्षा के 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एवं 2p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो हमने ये देखा कि ऑक्सीजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं एवं 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित पाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन की जो स्थिति है, इसके पास में 2 युग्मित है और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे कैसे हैं? अयुग्मित। एवं इसी प्रकार दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 2 युग्म और 2 कैसे हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो जो इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनके द्वारा ये बंध का निर्माण करता है। इस प्रकार इसका अष्टक पूरा हो जाता है। जब हम इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार बिंदु के रूप में अथवा क्रॉस के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो यही संरचना इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाती है। अब अगला हमारा सहसंयोजी बंध का प्रकार है त्रिसहसंयोजी बंध। त्रिसहसंयोजी बंध जब दो परमाणुओं के मध्य में 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा पाया जाता है तो ऐसा बंध हमारा त्रिसहसंयोजी बंध कहलाता है। उदाहरण के लिए हमारा है नाइट्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3 होता है। बाहरी कक्षा होती है दूसरी कक्षा के अंदर s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 2 कुल मिला के 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास में बाहरी कक्षा में पाए जाते हैं। एक युग्मित है, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है एवं p के अंदर यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन पाए गए हैं। इसी प्रकार दूसरे नाइट्रोजन के अंदर भी आपका एक युग्मित है और 3 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? अयुग्मित पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन परमाणु के साथ साथ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के द्वारा साझा करता है एवं अपना अष्टक पूरा करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टक जो साझे के जो बंध है वो दोनों परमाणुओं पर समान रूप से गिने जाते हैं।
अब यहाँ पर हमको यहाँ पे किताब में दिया हुआ है कि हमको अमोनिया और H2O की संरचना और मीथेन संरचना भी हमको बनाना है। देखिए अमोनिया के अंदर ये हमारा NH3 है, NH3 होता है हमारा अमोनिया, जिसमें वही बात है कि नाइट्रोजन के पास में एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है एवं 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास में अयुग्मित पाए गए हैं। तो ये 3 हाइड्रोजन के द्वारा इन 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के माध्यम से 3 बंध का निर्माण करता है एवं इस प्रकार नाइट्रोजन अपना अष्टक पूरा कर लेता है एवं हाइड्रोजन भी साझे के द्वारा हीलियम के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करता है, अपनी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रख लेता है। तो जब दोनों परमाणु समान प्रकृति के होते हैं, समान प्रकृति से आशय है कि दोनों परमाणुओं को जब इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है तो उनके मध्य बना हुआ बंध हमारा सहसंयोजी बंध कहलाता है। अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो आपने देखा कि कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं एवं ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में हमारे पास में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से कार्बन 2 ऑक्सीजन से दोनों ओर डबल बंध का निर्माण करता है एवं ये इसके हमारे यहाँ पे युग्मित इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा हो जाता है एवं कार्बन भी साझे के माध्यम से अपना अष्टक पूरा कर लेता है। तो यह है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में आपको ये बंध बनाने की आवश्यकता नहीं है, बिना बंध बनाए भी आप इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अब हम आगे समझते हैं मीथेन और H2O की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो हमने ये देखा कि कार्बन के पास में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसके माध्यम से वह 4 अन्य हाइड्रोजन से बंध का निर्माण करता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से ये कार्बन के पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 4 साझे के एवं 4 स्वयं के एवं हमारे हाइड्रोजन के पास में इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो यह है मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसी प्रकार बात करते हैं हम H2O की। तो हमने देखा कि ऑक्सीजन के पास में 2 युग्म पाए जाते हैं एवं 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित पाए जाते हैं। इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के माध्यम से हमारा जो ऑक्सीजन है वह 2 अलग अलग हाइड्रोजन से एकल बंध का निर्माण करता है एवं इस प्रकार अपना अष्टक पूरा करता है और इस प्रकार से यहाँ भी अष्टक पूरा हो जाता है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में इन बंध का निर्माण करना नहीं चाहते हैं तो वह आपकी इच्छा के ऊपर है, आप नहीं करेंगे तो भी ये आपकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगी। देखिए अब हम बात करते हैं इनके गुण की। अब गुण के बारे में बात करते हैं सहसंयोजी यौगिक के। तो पहला गुण है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए इनके अणु होते हैं इनके मध्य में इनके ऊपर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। आवेश हमारा कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन का लेना और देना होता है। तो जो अणु के जो परमाणु है उनके ऊपर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है, अर्थात जो अलग अलग अणु हैं उनके बीच में अंतर आणविक आकर्षण बल बिल्कुल ही नगण्य पाया जाता है। तो इनके जो अधिकांश जो हमारे पदार्थ होते हैं वो या तो हमारे द्रव अवस्था में होते हैं या हमारी गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन अगर इनका जो परमाणु भार में वृद्धि होती है तो अपवाद स्वरूप कुछ पदार्थ जो ऐसे हैं जो सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं एवं ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कि आयोडीन। इसके बाद हम बात करते हैं गलनांक व क्वथनांक की। तो इसके बारे में तो मैंने आपसे कल ही चर्चा की थी कि इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं बहुत ही कम होते हैं। उसका कारण यह है कि इनके अणुओं के मध्य में कोई विशेष आकर्षण बल नहीं पाया जाता है या दुर्बल वान डेर वाल बंध पाया जाता है, जिसके कारण इनके अणुओं को दूर दूर करना आसान होता है, अर्थात इनके गलनांक व क्वथनांक कम पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम विलेयता की। विलेयता की अर्थात इनका घुलना। इनके जो सहसंयोजी हमारे जो अणु होते हैं इनका जो विलेयता है
ये जल के अंदर अघुलनशील होते हैं। जल हमारा एक ध्रुवीय विलायक है जिसके एक और धन आवेश और एक और ऋण आवेश पाया जाता है उसके अणु में। तो ये हमारा जो है कि ध्रुवीय विलायकों के अंदर क्या है, ये हमारे अघुलनशील होते हैं। और जैसे हमारा अध्रुवीय विलायक है जैसे कि बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड, उनके अंदर ये घुलनशील होते हैं। देखिए कोई भी पदार्थ अपने समान प्रकृति के पदार्थ के अंदर ही घुलता है, अर्थात ध्रुवीय विलायक घुलते हैं ध्रुवीय पदार्थ घुलते हैं ध्रुवीय विलायकों के अंदर, और अध्रुवीय पदार्थ घुलते हैं अध्रुवीय विलायकों के अंदर। अब बात करते हैं हम किसकी, विद्युत चालकता की। तो आपको जैसा कि ज्ञात है कि इनके ऊपर आवेश नहीं पाया जाता है, अर्थात ये अपनी गलित अवस्था में अथवा पिघली हुई अवस्था में धारा का प्रवाह नहीं करते हैं। लेकिन इसमें भी हमारा एक अपवाद है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब हम देखिए, हमने ये आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझाई है। अब इसी के बाद में आपका जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर एक और प्रश्न पूछा गया है कि आपको सल्फर के अणु की आकृति का निर्माण करना है, जिसमें आपको यह हिंट दी गई है कि सल्फर की जो संरचना है वह रिंग के समान पाई जाती है। सल्फर की जो हमारी संरचना है वह रिंग के समान पाई जाती है। सल्फर का जो अणु होता है उसके अंदर एक अणु के अंदर 8 परमाणु पाए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से। सल्फर हमारा जो है वो ऑक्सीजन के ही समूह का है, अर्थात उसके पास भी बाहरी कक्षा में हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उन 6 इलेक्ट्रॉन में से जिस प्रकार ऑक्सीजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, उसी प्रकार हमारे सल्फर के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन के युग्म पाए जाते हैं। बाकी 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो सल्फर हमारा 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की सहायता से इस प्रकार अन्य सल्फर साथ में 2 बंध का निर्माण करता है। हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में इस बार बंध का निर्माण नहीं कर रहे हैं। देखिए तो इस प्रकार से जो हमारे ये साझे के ये एक सल्फर के पास में 1 2 3 4 2 स्वयं के 2 साझे के एवं 2 इसके पास में इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, जो कि मैं बाद में दर्शा रहा हूं ताकि आपको अच्छा समझ में आए। इसी प्रकार दूसरे हमारे सल्फर के अंदर भी इसी प्रकार से होता है। ये इस प्रकार से ये एक ऐसी रिंग के समान क्या है संरचना का निर्माण होता है। यह इस प्रकार से हमारी रिंग संरचना का निर्माण होता है। इस प्रकार ये हमारे सल्फर की S8 सल्फर के अणु की संरचना है, जो कि रिंग के समान होती है, जिसकी हिंट जो है आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन में पहले से ही दी गई है। तो दोस्तों ये हमारा था सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी यौगिक, उनके प्रकार एवं कुछ अणुओं की आपके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि वो भी किताब के अंदर जो दिए हुए प्रश्न हैं उनको आसानी से हल कर सके। धन्यवाद।